Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Fatima from Behavioral Sciences. क्या हाल है आप सबका? शाइस्ता, तूबा, फरियाल, शाज़नीन, महनूर। ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ घर में सब ठीक-ठाक हैं? I hope everyone is doing fine. चलो दैट्स ग्रेट। अच्छा जी। सो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं? 15th जुलाई को यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है। अच्छा, आर यू श्योर अबाउट दैट? आई मीन यूनिवर्सिटी तो वैसे भी ओपन ही है, लेकिन कॉलेजेस के बारे में मुझे नहीं पता। सो इज इट इज अ कंफर्म न्यूज़? नॉट कंफर्म येट। हाँ, मैंने सुना था 15 जुलाई का, ऐसे ही मैंने भी न्यूज़ में देखा तो था, लेकिन आई डोंट थिंक सो। मतलब एक मैंने जो मिनिस्टर हैं हमारे एजुकेशन के, उन्होंने कहा था कि नहीं, अब ये 1 जुलाई को कोई मीटिंग होगी इनकी सारे प्रोविंसेस के उनके साथ, और उसके बाद दे विल डिसाइड। राइट, 2 जुलाई को डिसीजन होना है। सो व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट टू कम बैक? महम वांट्स टू कम बैक। तूबा ने भी कह दिया जी मुझे वापस आना है। मानूर भी, और कितने लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं? अच्छा, शायद सर नो, आई डोंट वांट टू कम बैक। मनाहिल, अच्छा, जो जिनका नो है उनका क्या रीजन है वापस ना आने का, या दे डोंट वांट टू एक्चुअली ज्वाइन? तूबा ठीक है, थक गए हैं, बिल्कुल दैट्स अ फैक्ट, ऐसे ही होता है। अच्छा, कायनात है हॉस्टल की वजह से। ठीक ठीक, चले अगर हॉस्टल को हम इसमें से, इस इक्वेशन में से माइनस कर दें, तो फिर हॉस्टल को माइनस कर दें इस इक्वेशन में से, तो फिर वापस आना चाहते हैं कि नहीं? फिर भी नो? अच्छा, कैन माइनस। आई मीन वो मुझे पता है कि जिन्होंने रहना है हॉस्टल में, लेकिन स्टिल लेट्स अज्यूम कि अगर हॉस्टल की आपको कुछ और कोई तरीका हो जाए, तो फिर भी आप अपनी इस कॉलेज को मिस कर रहे हैं या अपनी एक नॉर्मल रूटीन को मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्टिल नो, हो जाती है स्टडी। अच्छा, तो फिर इसी तरह से ऑनलाइन लर्निंग ही चलाते रहें, इससे आप लोग फिर कर लेंगे ना खुद ही? तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना फिर ऑनलाइन में? तो फिर आप लोगों को पसंद है और आपका ख्याल है कि इससे ये बेनिफिशियल भी है, ठीक है, तो फिर इस तरह ऑनलाइन लर्निंग चलाते रहते हैं, और काम चलता रहेगा हमारा। व्हाट डू यू से? इट्स नॉट दैट बेनिफिशियल। अच्छा, डिटेंशन का भी इशू है। सही। एक मैंने बड़ी मज़ेदार चीज़ देखी, एक फ़ेसबुक पे मुझे एक वो नज़र आया। उसपे लिखा था, मैंने ये डालना था उसमें अपनी प्रेज़ेंटेशन में, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि डॉक्टर्स डोंट मेक यू हेल्दी, टीचर्स डोंट मेक यू लर्न, trainers don't make you fit, and coaches don't make you rich. At some point, you have to realize that your growth is your own responsibility. ठीक है? So at some point of time, you have to realize that your growth is your own responsibility. Agreed? ऐसे ही है? To giving online exams.
ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं देना है। सही, तो अभी मुझे लगता है कि अभी आप इस सिचुएशन में, अभी जो प्रेज़ेंट सिनेरियो चल रहा है, इसमें आप इस सिचुएशन में है कि यू नीड टू मेरा तो ख़्याल है कि आपको ऑब्वियसली जब आप कॉलेज में होते हैं, तो तब भी आपको रियलाइज़ेशन ये होनी चाहिए कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अगेन इस वक़्त जो है, जिस वक़्त जो अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, यू आर सिटिंग एट होम एंड डूइंग ऑनलाइन लर्निंग एंड अदर स्टफ, तो इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात को रियलाइज़ करने की है कि हम लोग जितनी अपनी एफर्ट पुट कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। जितना आपको ऑब्वियसली डिस्टेंट लर्निंग से आपको नॉलेज दिया जा सकता है, वो जो हम कॉलेज में किसी तरीके से देते थे, वो अब वन टू वन उस तरह से तो नहीं कर सकते। लेकिन जो भी हमारी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं, और उनके साथ-साथ आपको चलना पड़ता है। ठीक है? ओके, सो लास्ट टाइम हम जो है वो कर रहे थे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। हमने कहा था हम रिवाइज़ कर लेते हैं, तो एक हमने किया था, वाइवा की प्रैक्टिस भी होती है थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये कुछ चीज़ें हैं कि जो अभी हम इसमें नहीं कर पा रहे, बट वी कैन ट्राई। अब ये डिपेंड करता है कि ये कब तक चलेगा, अभी क्या डिसीजन होता है। अगर ये डिसाइड करते हैं कि अब इसको फर्दर और एक्सटेंड करना है, तो फिर हमें वो भी फिर कुछ चीज़ें डिवाइस करनी पड़ेंगी कि हम किस तरीके से आपको जो है वो वाइवा की प्रैक्टिस कराई जाए, और आपको दूसरी जो ऑस्पीज़ हैं उनकी प्रैक्टिस कराई जाए, वो भी देखना पड़ेगा हमें, ठीक है? So let's start with the unexplained somatic complaints. So unexplained somatic complaints जो हैं क्या होती हैं बता सकते हैं? अब तो आपको टेस्ट भी दिया हुआ है, आपका अपकमिंग टेस्ट भी इसी का आना है, तो पढ़ा तो है आपने। क्या चीज़ होती है अनएक्सप्लेन्ड सोमैटिक कंप्लेंट्स, और सोमेटाइजेशन भी इसको कहते हैं, और मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सोमैटिक कंप्लेंट्स भी कहते हैं, सो इसके डिफरेंट नाम हैं, ठीक है? अनएक्सप्लेन्ड सोमैटिक कंप्लेंट्स जो हैं मोस्टली फीमेल्स में, पहली बात। नंबर 2 जो हिस्ट्री है इसकी, वो जो स्टार्ट होने की हिस्ट्री है, इट्स बिफोर 30 इयर्स ऑफ एज, ठीक है? और जो डायग्नोसिस आपने बनाना होता है, तो यू शुड हैव अ हिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट 2 टू 3 इयर्स, जो आपके पास पेशेंट आता है, और आपने अगर उसका ये डायग्नोसिस बनाया है, so very generalized symptoms and tests are normal, no disease seems to be the cause, and medications don't help. So they have no medical explanation. बिल्कुल सही है, कोई medical explanation इनके पास नहीं है कि ये जो symptoms हैं ये क्यों हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा, लेकिन इसमें इसका एक क्राइटेरिया है, ठीक है? कि आपने इसको डायग्नोज कैसे करना है। सबसे पहले एक चीज़ याद रख लें कि जो ये जो फिज़िकल सिम्पटम्स हैं, ये किस तरह से आ रहे होते हैं कि बेसिकली जो आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, ठीक है? उसको जब आपने एक्सप्रेस करना है, तो आप कई दफ़ा जब आप उसको वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सो यू communicate that psychological distress in the form of physical complaints, ठीक है? और physical complaints जो होती हैं, उनके लिए तो आपके पास डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। साइकोलॉजिकल कंप्लेंट्स के लिए हम यूजुअली डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। रीज़न बीइंग, एक तो उसमें बहुत बड़ा रीज़न स्टिग्मा का होता है। हम चाहते हैं कि किसी को पता ही ना चले कि हमें कोई ऐसा इश्यू आ रहा है, और हमें ये प्रॉब्लम आ रही है एंड वी नीड हेल्प, ठीक है? और दूसरा कई दफ़ा हम खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है? तो ये 2 मेजर चीज़ें हैं कि जिनकी वज़ह से इश्यूज़ हैं, जिनकी वज़ह से हम कभी भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के लिए किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, कोई हेल्प लेने नहीं जाते, या अगर जाते भी हैं तो बहुत डर-डर के जाते हैं, और कोशिश करते हैं कि हमारा जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन रहे। तो जब आप एक इस लेवल पे आ जाएँ कि आपका साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो है वो इतना ज़्यादा हो जाए, और वो जो है फिर किसी न किसी फिज़िकल कंप्लेंट में सामने आना शुरू हो जाए, तो फिज़िकल कंप्लेंट के लिए तो आप डेफ़िनेटली डॉक्टर के पास जाएँगे। ऑल्दो आपको खुद भी पता नहीं होता कि आपका साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इसके पीछे है, ठीक है? आप नहीं उस बात को एक्सेप्ट करते कि अच्छा इसकी वज़ह से भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है? सो जैसे मैंने कहा, फीमेल प्रीडोमिनेंस है, बिफोर द एज ऑफ 30 होता है, एटलीस्ट 2 इयर्स का ड्यूरेशन है कि आपने जब इसका डायग्नोसिस एक लेबल करना है कि दिस सोमेटाइजेशन और these are medically unexplained symptoms, and you should have the patient in front of you should have a history of at least 2 years for all those symptoms, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट विजिट्स होते हैं, नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, एंड नॉन स्पेसिफिक मल्टीपल एक फ़ोल्डर होगा जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस होंगी।
और जब आप उससे पूछेंगे पेशेंट से, कम्युनिकेट करेंगे कि इतने डॉक्टर्स को आपने दिखाया है, इतनी मेडिकेशंस आपने लिए हैं, इतने आपने लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाई हैं, व्हिच आर ऑल नॉन स्पेसिफिक, कोई सिग्निफिकेंट उनके अंदर रिजल्ट्स नहीं आए, तो क्या कहते हैं, फिर भी वो कहेगा कि नहीं जी, वो ये चीज़ें जो हैं ये ट्रीटमेंट मेरा ठीक नहीं होता, ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट से मैं ठीक नहीं हो पा रहा। अच्छा, इसके साथ जब आप और डीपली डिग इन करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं व्हिच आर इन लिंकेज विद दीज़ सोमैटिक कंप्लेंट्स, ठीक है? उनका कनेक्शन है कि कोई ऐसा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आया, डिस्ट्रेस आया, कोई फैक्टर ऐसा हो गया, ठीक है? जिसकी वजह से जो है वो जो फिज़िकल सिम्पटम थे, ईदर अगर वो ऑलरेडी प्रेज़ेंट थे तो वो सिवियर हो जाते हैं, ठीक है? या फिर उनकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है। पहले कहीं अगर 1 दिन होता था, तो कोई रीसेंट भी ऐसा आया है स्ट्रेस, जिसकी वजह से जो है वो उस सिम्पटम का ड्यूरेशन बढ़ गया है, ठीक है? और या फिर ये है कि वो अब नहीं रहा, लेकिन एकदम से शुरू हो गया है। और जब डॉक्टर आप बात करते हैं पेशेंट से, तो पेशेंट जो है, अगर आप उससे पूछेंगे, क्योंकि पेशेंट्स को लिंक इन नहीं पेशेंट कर सकता, तो आपने उससे पूछना होता है कि अच्छा, कोई घर में कोई ऐसी बात हुई हो जिसके बाद ये वाक़या हुआ हो, या आपको ऐसी जो है फीलिंग आनी शुरू हुई हो, ठीक है? तो ये दैट इज़ योर स्किल कि आपने उसके अंदर से ये बात कैसे निकालनी है, ठीक है? अच्छा, सो एवरीथिंग चेक आउट्स टू बी नॉर्मल। अब कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्पटम्स क्या होते हैं? तो पहले तो ढेर सारी आप बॉडी एक्स ढूँढ लें, ठीक है? बॉडी एक्स को माइंड में रख लें कि मस्कुलोस्केलेटल पेन हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, हेडेक हो सकता है, फटीग हो सकती है, नाज़िया हो सकता है, ठीक है? आपको चेस्ट पेन हो सकती है, आपको डिस्निया हो सकता है, लोकलाइज़्ड वीकनेस हो सकती है, तो जितने भी बॉडी पार्ट्स के जो-जो भी इश्यूज़ हैं, वो सारे इसके अंदर हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कफ, आपके बैकएक है, नर्वसनेस है, डिज़ीनेस है, गैस जीआई सिम्पटम्स में गैस इन एब्डोमेन आपको फ़ील होगी, जैसे नाज़िया, वोमिटिंग की हमने बात की, डायरिया हो सकता है। उसके अलावा जो आपकी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें, तो इर्रेगुलर मेंसेस हो सकते हैं फीमेल्स के अंदर, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेल्स के अंदर हो सकता है, सीमन डिस्चार्ज इन यूरिन हो सकता है, ठीक है? तो ये ऐसे बड़े नॉन स्पेसिफिक से सारे सिम्पटम्स हैं कि जो ईदर दे आर अ पार्ट ऑफ सम डिज़ीज़, लेकिन वो स्पेसिफिकली किसी एक डिज़ीज़ में तो ये सारे नहीं हो सकते। तो ये कॉमनली प्रेजेंटिंग इसके सिम्पटम्स हैं जो आपको लोग आके बताएँगे, ठीक है? अब इसका क्राइटेरिया क्या है डायग्नोसिस का? इम्पोटेंस इज़ नॉट अ सिम्पटम, इम्पोटेंस तो एक वो आ जाती है ना, फिर आगे फर्दर उसकी वो चीज़ आ सकती है। सो इम्पोटेंस ज़रा थोड़े-से ऊपर की लेवल की बात है, और ये मतलब मैंने कहा ना कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कैन फर्दर कॉज़ इम्पोटेंस, लेकिन इम्पोटेंस इसका सिम्पटम नहीं है, ठीक है? अब इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है DSM-4 का, वो क्या बताता है कि क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए और आप कैसे इसको डायग्नोज़ करेंगे? तो द पेशेंट शुड बी लाइक हिस्ट्री होनी चाहिए कि जी स्टार्ट ऑफ सिम्पटम्स जो है बिफोर द एज ऑफ 30 हुए थे, ठीक है? उसके अलावा जो क्राइटेरिया क्या मीट करना है उसने कि दे शुड हैव 4 पेन सिम्पटम्स, ठीक है? 4 पेन सिम्पटम्स, पेन के 4 सिम्पटम्स होने चाहिए उसके अंदर। और 2 जीआई सिम्पटम्स, जीआई जो आपका सिस्टम है उससे 2 जीआई सिम्पटम्स होने चाहिए। 1 सेक्सुअल सिम्पटम एंड 1 सूडो न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम। व्हाट डू यू मीन बाय सूडो न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम? सूडो न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल 2 वर्ड्स है ना जो जिनको हमने कंबाइन कर दिया। वन इज़ सूडो एंड अदर इज़ न्यूरोलॉजिकल। तो सूडो मीन्स फॉल्स, बिल्कुल सही है, फॉल्स, सूडो मीन्स फॉल्स एंड न्यूरोलॉजिकल जो है वो आपका न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम है, न्यूरो से रिलेटेड जो आपका सिस्टम है, ठीक है, उसका। तो एक फॉल्स आपका न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम भी होगा उसके अंदर, ठीक है? 4 पेन सिम्पटम्स, आप कोई भी 4 पेन के सिम्पटम्स बता दें आप, जो बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पेन के सिम्पटम्स हैं, 4 पेन सिम्पटम्स बताएँ। पेन कहाँ-कहाँ हो सकती है? बैक पेन हो गई, ठीक है, या बैकएक हो गई, एक ही चीज़ है, और हेडेक हो गई, बिल्कुल सही है, और मस्कुलर पेन हो गई, मस्कुलोस्केलेटल, ठीक है, और स्टिफनेस ऑफ द जॉ है, एब्डोमिनल पेन है या चेस्ट पेन है, ठीक है। 4 उसने पेन के सिम्पटम्स आपने इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है, जो उसको एट अ टाइम हो रहे होंगे उस वक़्त।
ठीक है, सो देयर मस्ट बी 4 पेन सिम्टम्स एट दैट मोमेंट, ठीक है। 2 जीआई के सिम्टम्स डाल दें, जीआई सिस्टम से कोई 2 सिम्टम्स बता दें। नॉजिया, ठीक है, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन, गट इरिटेशन, डायरिया, ठीक है, डिस्पेप्सिया, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ठीक है। अब ये 2, इसमें से कोई भी 2 पेन के जीआई के सिम्टम्स होंगे। अच्छा, 1 सेक्सुअल सिम्पटम, सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई एक सिम्पटम बता दें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर मेल है तो, और अगर फीमेल है तो इरेगुलर मेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 सूडो न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम, लॉस ऑफ लिबिडो, बिल्कुल ठीक है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सूडो न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम, तो न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम को एक बताएं। न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम, डिमेंशिया, ठीक है, फॉल्स डिमेंशिया, अच्छा, और एंजाइटी, डिप्रेशन, एमनेजिया। आप थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ज्यादा आप साइकोलॉजिकल की तरफ नहीं जा रहे। कोशिश करें कि प्योरली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, जिस तरह से हम कहते हैं मोटर वीकनेस होती है आपकी बॉडी के अंदर, लेग की वीकनेस हो गई, ठीक है, और बिल्कुल जैसे एक हेमिप्लीजिया टाइप चीज हो गई, मसल वीकनेस हो गई, ठीक है, पैरालिसिस टाइप हो गया कुछ किसी को, नमनेस हो गई, बिल्कुल 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 ठीक है, प्रिफरल न्यूरोपैथी हो गई, पिन्स एंड नीडल्स हो गए, एग्जैक्टली, ठीक है। अब ये सारे सिम्टम्स जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसमें से कोई एक सिम्टम वो बताएगा कि जी मुझे ये फील होता है, ठीक है, बट दैट सिम्टम में विल बी सूडो, फॉल्स, क्योंकि जब आप उसकी हिस्ट्री और आगे लेंगे और उसके बाद आप उसके टेस्ट कराएंगे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के जो होते हैं, तो आप कहेंगे कि अच्छा इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो आप उससे रिलेटेड उसके कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, उनके अंदर कोई इशू नहीं होगा रिपोर्ट्स के अंदर, ठीक है। और वो ऐसा सिम्टम होगा कि जो एक्चुअली उसको फील नहीं हो रहा होगा, जैसा लेट्स से वो कहे जी मेरी लेग्स में वीकनेस है, आई कैन नॉट मूव, आई कैन नॉट वॉक, ठीक है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है तो सही, लेकिन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक सूडो सिम्टम है, फॉल्स सिम्टम है, जो उसको बस फील होता है कि मुझे ऐसा है, लेकिन वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ओके, सो थर्ड चीज क्या है इसके अंदर के ये जो सिम्टम्स हैं ये सारे दे आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय मेडिकल कंडीशंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आप जितने मर्जी टेस्ट करा लेंगे लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा उसके अंदर, जितने भी हैं आप कोई डिजीज ढूंढने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको कोई डिजीज नहीं मिलेगी, ठीक है। सो दे आर अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स। और फोर्थ इसका जो क्राइटेरिया वो ये है कि दे आर नॉट इंटेंशनली प्रोड्यूस्ड, ठीक है। पेशेंट इज फीलिंग ऑल दीज सिम्टम्स, ये उसका वहम नहीं है, पेशेंट इज एक्चुअली गोइंग थ्रू ऑल दीज सिम्टम्स, पेन भी हो रही है, जीआई सिम्टम्स भी हैं, सेक्सुअल सिम्टम भी है, और ये इंटेंशनली प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि वो मलिग्नर है और वो क्या कहते हैं प्ले कर रहा है और वो खुद ही इंटेंशनली प्रोड्यूस कर रहा है या वो फेक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट को एक्चुअली ये सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। सो ये इसका एक देयर इज अ डिफरेंस के मलिग्नर और जो एक्चुअली पर्सन है, पेशेंट जिसको ये जो कि सोमेटाइजेशन का पेशेंट है उसके अंदर ये सिम्टम्स हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग कि आपने अब ये चीज़ें याद रखनी है, ये इससे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, और इसको बेशक लिख लें कहीं पे कि क्या-क्या हो से किस तरह के सिम्पटम्स होने चाहिए, तो आप उसको जो है वो फिर लेबल करेंगे और उसको कहेंगे कि जी ये मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्पटम्स हैं या ये सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है, ठीक है? ओके, सो देखिए जी 125th डॉक्टर्स विजिट है और है उसको कुछ नहीं, कोई मसले मसाइल नहीं है। ओके, अब करना है क्या है इसमें? मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसकी? सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशनल केयर प्रोवाइड करनी है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशनल केयर के अंदर आपने क्या बताना है पेशेंट को, ये बताएँ? स्पेसिफिकली आप जब आपने डायग्नोज कर लिया है कि पेशेंट जो है वो सोमेटाइजेशन का है, सो जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशनल केयर है वो आप इसे क्या देंगे?
रिलैक्सेशन नहीं, सबसे पहले तो इन रिलैक्सेशन टेक्निक तो बाद में आती है ना, जब आप उसको ट्रीटमेंट बताते हैं। सबसे पहले आपने उसको इन्फॉर्म करना है ना कि प्रॉब्लम क्या है। जो बंदा आपको एक ढेर सारी लंबी चौड़ी फाइल लेके आया है, उसमें इतने डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन है, वो इतना स्ट्रेस्ड है, मेरी तबीयत नहीं ठीक होती, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है। सो इनिशियली यू नीड टू काउंसल देम और गिव देम इंफॉर्मेशन कि ओके प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? क्योंकि उनको क्योर नहीं मिल रहा, उनको कोई डॉक्टर ये नहीं बताता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उनको तो सिर्फ सिम्टम्स के बारे में पता है। तो इन्फॉर्मेशन आपने क्या देनी है फ़रियाल? क्या ख्याल है? दिस इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है? प्रॉब्लम है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। और इट मे बी ड्यू टू, इट कैन बी ड्यू टू द स्ट्रेस। बिल्कुल ये बताएं कि जी एक तो ये जो भी कंडीशन है लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, दूसरा ये है कि एट टाइम्स स्ट्रेस जो है, फिजिकल सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो लेमन को एट टाइम्स ये नहीं पता होता, ठीक है? लेमन को नहीं पता, तो आपने उन्हें बताना है कि जी कोई जो ऐसे स्ट्रेसेस होते हैं लाइफ के, आपकी डेली लाइफ के अंदर, वो भी फिजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? Tests are not positive, so not a big problem, ठीक है? They need to treat underlying issues, informing that they are physically fit, they might be overstressed or overburdened. ठीक है, सही है। और अच्छा, मैनेज द सिम्पटम्स, नॉट फोकस ऑन ट्राई टू फाइंड व्हाई दे आर अकरिंग, ठीक है? क्योंकि अब आपको भी पता है कि आपको एज अ डॉक्टर पता है कि जी दीज आर दिस इज अ सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, ठीक है? जब तक आप उसके बेसिक रूट कॉज तक नहीं पहुंच सकते, कि नहीं पहुंचेंगे, तो आप इनको ट्रीट नहीं कर सकेंगे। सो इनिशियली तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज आपने जो पेशेंट को बतानी है वो यही है कि दिस इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। नंबर टू, ताकि उसकी थोड़ी सी वरी कम हो जाए। नंबर टू के ये इंफॉर्मेशन उसको जरूर दें कि जी स्ट्रेस यूजुअली प्रोड्यूसेस फिजिकल सिम्टम्स, ठीक है? और थर्ड चीज ये है कि कई दफा ऑब्वियसली स्ट्रेसेस ऐसे होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होते हैं कि जो नहीं ठीक हो सकते, जिसकी वजह से कई दफा ये फिजिकल सिम्टम्स भी कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है? सो जैसा उस्मा ने कहा है कि इनको बताएं, सॉरी ये शाइस्ता ने कहा कि फोकस ऑन मैनेजिंग द सिम्टम्स एंड नॉट लुकिंग फॉर द क्योर, ठीक है? क्योंकि अगर आप क्योर ढूंढने लग जाएंगे तो क्योर क्यों, तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आपने इतने टेस्ट करा लिए हैं, लेकिन क्योर आपको नहीं मिल रहा, उसका रूट कॉज नहीं मिलता। जब रूट कॉज नहीं मिलता तो आप क्योर तक भी नहीं पहुंच पा रहे। सो बेटर टू मैनेज द सिम्टम्स रादर देन फोकसिंग द रीजन व्हाई दे आर अकरिंग, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपने उसको देनी है। इससे क्या हेल्प होगी? ये जो आप इंफॉर्मेशन उसको देंगे उस पेशेंट को, तो उसकी क्या आप हेल्प कर रहे हैं उससे, उसको फायदा क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? क्या इससे क्या बेनिफिट हो रहा है उसको? ये जो इन्फॉर्मेशन आपने उसको दी है, 2-3 चीजें बताई हैं उसको। हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड द सिम्टम्स, बिल्कुल ठीक है। आप उसको बेसिकली हेल्प कर रहे हैं कि अंडरस्टैंड करे कि उसको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना? ये उसको आप हेल्प कर रहे हैं उसको, ताकि वो उसको मतलब ये पता चल जाए, क्योंकि हो सकता है आपसे पहले जितने डॉक्टर्स के पास वो गया है और जिन्होंने सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर नहीं पढ़ा हुआ है, वो उसको सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट करते रहे हैं, ठीक है? जिसको उसने कहा मुझे पेन है, उसने उसको पेन की मेडिकेशन दे दी। जिसने उसको कहा कि जी मुझे जीआई सिम्टम्स हैं, उसने जीआई की मेडिकेशन दे दी। वो थोड़ी देर उसने खाई, उसके बाद उसने छोड़ दी। जब उसने छोड़ दी और वो स्ट्रेस वहीं रहा और उसकी वजह से दोबारा सिम्टम्स प्रोड्यूस होने शुरू हो गए, तो वो दोबारा उस डॉक्टर के पास नहीं गया कि भाई इसकी मेडिकेशन से तो मैं ठीक नहीं हुआ, ठीक है? सो आपने अभी उसको जो बता दिया है कि प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या मसला है, ठीक है? और इस ये आगे कैसे चल सकता है, ठीक है ना? दे विल बी डूइंग बेटर। ये जैसे उस्मा ने कहा है कि व्हेन द पर्सन नोज दैट दे डू इट हैव अ पर्टिकुलर डिजीज, दे माइट बी रिलीव्ड एंड माइट गेट बेटर। क्योंकि कई दफा तो लोग इस स्ट्रेस में भी रहते हैं कि जी मैंने तो इतने डॉक्टर्स को दिखा दिया, मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? प्रोलॉन्गेशन जो होती है सिम्टम्स की, उसी से पता नहीं चलता। सो एंशियस है, तो आप उसको मेडिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं एज सेड बाय द मानूर, ताकि उसको सेटिस्फाई हो जाए और फिर वो आपकी डायरेक्शंस जो उसको फॉलो करेगा, बिल्कुल।
अच्छा जी, सो उसके बाद हम आते हैं काउंसलिंग पे। तो जिस तरह हमने कहा कि पेशेंट जो है वो इंटेंशनली ये सिम्पटम्स प्रोड्यूस नहीं करता एंड देयर सिम्पटम्स आर एक्चुअली प्रेजेंट, ठीक है? सो ये फेक सिम्पटम्स नहीं है, वो सिम्पटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है? तो अब पेशेंट को ये भी होता है कि शायद डॉक्टर साहब ये मेरा वहम तो नहीं है, सो उसको ये बात भी क्लियर करें कि जी इट इज़ नॉट समथिंग इन योर हेड, वी एक्नॉलेज दैट यू आर हैविंग दीज़ सिम्पटम्स, ठीक है? और उसको जो है कई दफ़ा पेशेंट्स ये समझते हैं ना, जैसा हमने पहले बात की है कि जी अगर आप उसको पहले ये बात बता देंगे कि इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा वो एक रिलीफ मिलेगा कि आप इन चीज़ों से मरेंगे नहीं, या ये सिम्पटम्स जो हैं ये नहीं बता रहे कि आपको कोई सीरियस इलनेस है, ठीक है? दूसरी चीज़ जो अब आपने डिग इन करनी है उससे, जब आप उसकी काउंसलिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो आपने वो स्ट्रेसेस ढूँढने हैं, ठीक है? कि जिनके बाद फिज़िकल सिम्पटम्स आते हैं। ठीक है, सो आपने उससे पूछना है, ठीक है, कि भई कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके बाद ये सिम्पटम या तो स्टार्ट हो जाता हो, या फिर ये है कि ये एग्रीवेट हो जाता हो, ठीक है? कौन-सी ऐसी चीज़ होती है, तो उसको ये लिंक करना सिखाएँ। उसको लिंक करना सिखाएँ, उससे सिर्फ पूछने के बाद उसको भी लिंक करना सिखाएँ कि देखिए आप खुद से बताएँ कि घर में कभी ऐसा होता है, कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसके बाद ये सिम्पटम जो है बढ़ गया हो, अगर पहले से एक्ज़िस्ट कर रहा था, या फिर ये है कि इसका ड्यूरेशन लंबा हो गया हो, ठीक है? तो ये उसको लिंक करना सिखाएँ, ठीक है? ताकि वो जब घर जाए उसके बाद उसको ये प्रॉब्लम्स हों, तो उसे पता चले कि अच्छा ये चीज़ है जिसकी वज़ह से ये चीज़, क्योंकि जब आप देखिए, जब आपको पता नहीं होता चीज़ का, तो आप उस वक़्त जो है उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं, ठीक है? लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट दैट थिंग, तो आप उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपका माइंड फ़ोकस उसी पे रहता है कि अच्छा अब मैं ये देखता हूँ कि अगर ये ऐसा होगा तो उसकी वजह से इसकी रिज़ल्ट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है? ओके, फिर उसके बाद हाँ, आप नेक्स्ट आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप उसको रिलैक्सेशन मेथड्स बता दें, ठीक है? कि अच्छा लेट्स से अगर आपको कोई स्ट्रेस आता है, तो इस स्ट्रेस में आप क्या क्या कर सकते हैं अपने आप को थोड़ा-सा रिलीव करने के लिए, ठीक है? तो उसमें रिलैक्सेशन मेथड्स बता सकते हैं, उसको आप एक्सरसाइज़ या कोई जो एन्जॉयबल एक्टिविटीज़ के बारे में बता सकते हैं, ठीक है? वो भी उससे पूछ के, क्योंकि होता क्या है हम बार-बार ये बात करते हैं, सीइंग अ थेरेपिस्ट in case if you think that you are unable to or the patient is unable to listen to you, तो फिर आप कह सकते हैं कि थेरेपिस्ट को आप दिखा दें। लेकिन पहली बात तो ये है कि हम आपको जब ये पढ़ा रहे हैं, तो आपको पढ़ाने का बेसिकली पर्पस क्या है? कि आपको पता हो काउंसलिंग जो है वो थेरेपिस्ट का काम नहीं है। जो सिंपल काउंसलिंग है वो तो आपको भी आनी चाहिए। एज़ अ जीपी जब आप ग्रेजुएट करके हाउस जॉब करेंगे, तो काउंसलिंग यू शुड नो हाउ टू काउंसल अ पेशेंट। बिल्कुल, आस्क हिम व्हाट मेक्स हिम फील बेटर, ठीक है? कौन-सी एक्टिविटी वो करे, क्योंकि काउंसलिंग यही कहती है कि पेशेंट जो है आप डॉक्टर ने नहीं उसको बताना है कि भई तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो। हो सकता है डॉक्टर की सिचुएशन कुछ और है, ठीक है? पेशेंट की सिचुएशन कुछ और है, ठीक है? तो उससे पूछें कि कौन-सी एक्टिविटीज़ आप एन्जॉय करते हैं, ठीक है? कौन-सी एक्टिविटीज़ है जिसके बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं, को अपनी स्ट्रेस भूल जाते हैं, अपनी वरीज़ भूल जाते हैं, ठीक है? ताकि फिर वो उससे जब आप क्या कहते हैं एक्सप्लोर करते हैं उसकी हैबिट्स को और उसकी लाइफ को, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसको ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, ठीक है? तो फिर आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि अच्छा अगर आपको ये चीज़ आप इस चीज़ को एन्जॉय करते हैं, तो फिर जब आपको स्ट्रेस आता है तो आप ये एक्टिविटी किया करें, ठीक है? अच्छा सो ये थोड़ा-सा काउंसलिंग के बारे में पार्ट हो गया। उसके बाद हम मेडिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो मेडिकेशंस जो हैं वो आपने क्या देनी है, अननेसेसरी ढेर सारी मेडिकेशंस नहीं देनी, क्योंकि आपसे पहले भी डॉक्टर्स यही काम कर चुके हैं। आपसे पहले भी डॉक्टर्स उसको जो सिम्पटम आता था उसकी दवाई दे देते थे, ठीक है? तो आपने जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो नहीं करना। हाँ, आप एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं फॉर टाइम बीइंग, अगर आपको लगता है कि जी पेशेंट जो है उसके अंदर थोड़ा-सा डिप्रेशन का एलिमेंट भी है, ठीक है? और दूसरी स्ट्रेसेस भी ज़्यादा हैं, तो फिर आप एंटी डिप्रेसेंट जो है उनको दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा और कोई चीज़ कोशिश करें कि आपने उसको कोई मेडिकेशन नहीं देनी, ठीक है? और स्पेशलिस्ट जो है आप रेफरल या कंसल्टेशन आप तब करेंगे कि जो है, क्योंकि अगर साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देंगे तो वो तो बिल्कुल आउट हो जाएगा, मतलब वो आपसे लड़ना शुरू कर देगा। रीज़न क्योंकि उसको नहीं लगता है कि मुझे कोई मेंटल इलनेस है जिसकी वजह से आप उसको साइकियाट्रिस्ट के पास, तो आपके पास फिजिकल इलनेस की वजह से आया है।
तो अगर आप उसको किसी साइकियाट्रिस्ट को कह देते हैं कि जी ये साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको दिखा दें थेरेपी के लिए, या आप ये जी साइकियाट्रिस्ट हैं मेरे कॉलीग हैं, इनको दिखा दें, तो वो हो सकता है आपका सर ही फाड़ दे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और कोशिश करनी है कि अगर बहुत ही ज़रूरत पड़ती है किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट की, तो आप उनका केस डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि आप इसको जो है वो इसी तरीके से ट्रीट किया जा सके। बिल्कुल, स्टिग्मा तो है ही है। और इवन देखिए मैं आपको बात बताती हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कोई लेमैन के लिए स्टिग्मा है। इवन एज़ डॉक्टर्स जो है हम, और एज़ मेडिकल स्टूडेंट्स या एज़ मेडिकल फ्रेटर्निटी, हमारे अंदर हम खुद भी डरते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से, ठीक है? हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कोशिश करते हैं कि हमें ना जाना पड़े, हालाँकि ये गलत है। मतलब बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट हमें इतना मसला नहीं होना चाहिए, और हमें दूसरों की तरफ जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारी किसी कॉलीग को, किसी फ्रेंड को, किसी क्लास फेलो को जरूरत पड़ती है और वो आपसे डिस्कस करता है या करती है कि जी मुझे ये मतलब स्ट्रेस है या मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो वी शुड नॉट बी जजमेंटल, ठीक है, बल्कि हमें उसे हेल्प करनी चाहिए कि हाँ नहीं, तुम जाके मिलो, तुम बात करो दूसरों से, ठीक है, ताकि हो सकता है तुम्हें वो किसी बेहतर कोई चीज बता सकें, ठीक है। तो अगर हम ये जजमेंट देना शुरू कर देंगे, अच्छा तुम्हें पता है वो उसको जो है वो ये प्रॉब्लम है और वो तो दवाइयाँ भी खाता है, और तो दवाइयाँ भी खा साइकियाट्रिस्ट जो है खुदा ना खास्ता हर बंदा वो तो नहीं है। और अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि जिस तरह से डायबिटीज है, जिस तरह हाइपरटेंशन है, जिस तरह से और इलनेसेस हैं, उसी तरह से मेंटल इलनेस है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि वो बंदा पागल हो गया है, इसी तरह से मेंटल इलनेस है, ठीक है। मेंटल इलनेस जैसा बाकी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसी तरह से दिमाग के भी मसला मसाइल होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप उनके लिए बड़ी आराम से मेडिकेशंस ले लेते हैं और आप बता भी देते हैं लोगों को, हाँ जी मैं हाइपरटेंसिव हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे ये मसला मसाइल है, तो इसी तरह से आपको ये डरना नहीं चाहिए, बिकॉज हम जब इस स्टिग्मा को खत्म करेंगे ना आपस में, तो हो सकता है कि लोगों के लिए भी ये आसानी हो जाए इस चीज को समझने में। लेकिन हम भी खत्म नहीं करना चाहते, हम भी डरते हैं बताते हुए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सोमैटिक कंप्लेंट्स, और परसिस्टेंट कंप्लेनर्स भी इनको कहते हैं। सो इसके मल्टीपल नाम हैं, मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सोमैटिक कंप्लेंट्स, सोमेटाइजेशन अनएक्सप्लेन्ड सोमैटिक कंप्लेंट्स, और परसिस्टेंट कंप्लेनर्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। ओके, सो कमिंग टू क्लिनिकल केस, इसको हम जरा देख लेते हैं कि कैसे आता है। मिसेस ए हैज बीन मैरिड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 years and during all of those years she remembers being sick all of the time. According to her husband, she constantly takes medications for all of her ailments. She has visited numerous physicians and none have been able to correctly diagnose the condition. Today she presents in your office complaining of shortness of breath, chest pain, abdominal pain, back pain, ठीक है। अब अच्छा, डबल विजन, डिफिकल्टी वॉकिंग ड्यू टू वीकनेस इन आवर लेग्स, हेडेक्स, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, डिक्रीज लिबिडो एंड टिंगलिंग। अब ये बताएं इसके अंदर पेन सिम्टम्स कौन कौन से हैं, कितने पेन सिम्टम्स हैं? हेडेक है, चेस्ट पेन है, बैक एक है, ठीक है। पेन सिम्टम्स हमें एटलीस्ट 4 तो चाहिए, 4 है। एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन, एब्डोमिनल पेन, बैक पेन, ठीक है। अच्छा, 2 जेई सिम्टम्स चाहिए हमें। 2 जेई सिम्टम्स हैं इसके अंदर, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अच्छा, हमें एक सूडो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम चाहिए, एक या दो, जितने भी आपको नजर आ रहे हैं इसके अंदर। टिंगलिंग एक सूडो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, डबल विजन भी है बिल्कुल। हेडेक को हम उस हेड एक्स में शिफ्ट कर देते हैं ना। अच्छा, और वीकनेस इन लेग्स, टिंगलिंग, डबल विजन, वीकनेस इन लेग्स, ये तीनों न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, ठीक है। और एक हमें सेक्सुअल सिम्टम चाहिए था, डिक्रीज लिबिडो, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर, अच्छा और इसके अंदर क्या है?
और हिस्ट्री में क्या-क्या चीज़ें हैं? ये तो सिम्पटम्स हो गए ना, और इसके जो हमने डायग्नोज़ करना है ना, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में और क्या-क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? कितनी देर की? 10 इयर्स ओल्ड मैरिज है और हस्बैंड ने कहा है कि मुझे लगता है कि जब से हमारी शादी हुई है बीमार है। ठीक है, तो 10 साल की ऑलमोस्ट हिस्ट्री है बीमारी की। ठीक है? न्यूमरस फिजिशियंस के पास गई हैं, none have been sick all the time है, always taking medication, visiting numerous physicians, ठीक है, and no, none has been able to correctly diagnose her condition, ठीक है, and apparently she is not happy, बिल्कुल ठीक है। So, बड़ा क्लासिक सा ये एक केस है कि जिसके अंदर आपको सारे ही जो है वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपके पूरे हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। सो ड्रग, अल्कोहल एंड टोबैको अब्यूज पे कर लें या पहले हम मिक्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन कर लें? ड्रग अब्यूज करना है या मिक्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन करना है आप लोगों ने? शाइस्ता कह रही है जी ड्रग अब्यूज करना है, ओके। बस बाकी और किसी ने कुछ नहीं करना? नानून, ओके। चलिए जी ड्रग अब्यूज करते हैं। सो ड्रग अब्यूज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग अब्यूज? मल्टीपल डेफिनेशंस हैं ड्रग अब्यूज की, लेकिन आपकी क्या परसेप्शन है? आप ड्रग अब्यूज किस चीज को कहते हैं? एडिक्शन ऑफ ड्रग्स, मिस यूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, मिस यूज ऑफ ड्रग्स सही बात है। फॉर रीजंस क्या है मिस यूज करने के ड्रग्स को? टू सेटिस्फाई वन सेल्फ, ठीक है, escape फ्रॉम रियलिटी, अवॉइड द पेन। सो एक तो आपने कहा जी पेन को अवॉइड करने के लिए, एक सेटिस्फाई अपने आप को करने के लिए, और यूफोरिया के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है, थ्रिल सीकिंग के लिए। सो क्या कहते हैं, ड्रग अब्यूज बेसिकली जो है क्या है कि साइको एक्टिव और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स आप लेते हैं, ठीक है, फॉर अ नॉन थेरेपेटिक और नॉन मेडिकल इफेक्ट, ठीक है, साइको एक्टिव और परफॉर्मेंस एनहांसिंग, क्योंकि ये परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स जो होते हैं ये भी तो सारे अब्यूज के अंदर ही आ जाते हैं ना, ठीक है। सो ये क्या है कि ये आप क्यों लेते हैं? फॉर अ नॉन थेरेपेटिक, आपने कहा जी सेटिस्फाई करने के लिए, आपको सेटिस्फेक्शन यूफोरिया के लिए, तो यूफोरिया या सेटिस्फेक्शन जो है, क्योंकि थेरेपेटिक रीजन तो नहीं है ना, या ठीक है, या कोई मेडिकल आप इफेक्ट तो नहीं लेना चाह रहे ना उससे, आप उस तरह की फिजिकल रिलीफ तो नहीं लेना चाह रहे हैं, आप तो एक मेंटल रिलीफ लेना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर ये है कि आप क्या कहते हैं, क्या चाह रहे हैं, थ्रिल सीकिंग के लिए रह रहे हैं, उसके अंदर भी कोई ऐसा कहीं आपको डॉक्टर ने नहीं कहा कि जी आपने थ्रिल सीकिंग के लिए काम करना है, ठीक है। या आप चाहते हैं कि जी जो पेनफुल रियलिटी है उससे आप escape चाहते हैं, अगेन यहाँ पर कोई मेडिकल इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। So you take these drugs for a non-therapeutic or non-medical effect, ठीक है, नॉन थेरेपेटिक और नॉन मेडिकल इफेक्ट के लिए आप लेते हैं जिसमें आपकी हेल्थ का कोई रोल नहीं हो रहा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ड्रग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं कि जो लोग अब्यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें सीएनएस स्टिमुलेंट्स भी आते हैं, उसके बाद हेलुसिनोजेंस भी आते हैं। हेलुसिनोजेंस क्या है कि जो हेलुसिनोजेंस जो है हेलुसिनेशंस क्रिएट करें, जो आपकी सेंसेशन को अफेक्ट कर दें, ठीक है, जो आपकी परसेप्शन ऑफ रियलिटी को चेंज कर दें, ठीक है, उनको आप हेलुसिनोजेंस कहते हैं। सेडेटिव्स हैं, सेडेटिव्स के अंदर आप या सीएनएस, सेडेटिव्स को सीएनएस डिप्रेसेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। और सीएनएस डिप्रेसेंट्स कौन कौन से हैं, जिसमें बेंजोडाइजेपिन्स आ जाते हैं, बार्बिटूरेट्स आ जाते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, अल्कोहल है, ये सारे वो सेडेटिव्स हैं कि जो आपकी एंजाइटी को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, और आपके सीएनएस को, आपके ब्रेन को जो है वो डिप्रेस कर देते हैं, ठीक है, सुकून में ले आते हैं। और फिर उसके बाद आ जाते हैं ओपियोइड्स, और जिनको आप नॉर्कोटिक्स का भी नाम देते हैं, ठीक है, जो कि आपकी पेन को रिलीव करते हैं,
ठीक है, और ऑफन आपको स्लीप इंड्यूस करते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर ओपियम आ जाती है, मॉर्फिन, हमने जब पेन की बात की थी, और अगर आपको याद हो स्टेप लेडर अप्रोच, जिसमें आप पेन की ड्रग्स जो हैं वो किस तरह से WHO ने कहा है कि आपने प्रिस्क्राइब करनी है। तो जो लास्ट लेवल होता है, जो कि जिसमें आप कहते हैं कि पेन इतनी इरेजिस्टिबल पेन है, इतनी ज्यादा होती है कि लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, उसमें आप मॉर्फिन तक, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का नॉर्कोटिक है, वो आप यूज करते हैं। और इवन उसके अंदर जो है वो हेरोइन जो है वो भी एक नॉर्कोटिक ही है, ठीक है। और वो भी आपको आपकी पेन जो है उसको रिलीव करती है, ठीक है, और स्लीप इंड्यूस करती है, ठीक है। तो ये सारी डिफरेंट ड्रग्स हैं, जैसे हेलुसिनोजेंस जो है ये मैरिजुआना वगैरह जो होती है, या जो एक्सटेसी है जो लोग कहते हैं, ठीक है, जो यूफोरिया के लिए लेते हैं, वो सारी यही ड्रग्स हैं कि जो आपकी परसेप्शन ऑफ रियलिटी को थोड़ा सा चेंज कर देती हैं, ऑल्टर्ड कर देती हैं आपको, यानी कि जो आप रियलिटी में आप चीजें देख रहे हैं ना, वो आपको सेंसेशंस आपकी थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, हेजी हो जाती हैं, क्लाउडी आपका कॉन्शियसनेस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हेलुसिनेशंस क्रिएट करेंगे ना, और हेलुसिनेशंस किस किस तरह की होती हैं, हेलुसिनेशन होती क्या है? What is an hallucination? हाँ जी। हेलुसिनेशन क्या होती है? मेरी आवाज आ रही है सबको कि नहीं आ रही? ओके। Imagining thinking things without an actual stimulus, something that seems real but or not, ठीक है। No external stimulus but you perceive sound, exactly. Malik Umair Haider finally is here. मलिक साहब आप कहाँ से निकले हैं, ये सोए हुए थे? पहली दफा मैंने नाम सुना है मलिक उमैर हैदर का, जब से मैं ऑनलाइन लर्निंग करवा रही हूँ। सामने आया करे ना फिर। ये अभी अभी रिसेंटली 145 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं, ये मेरे ख्याल है ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक तो ये कोई 130 के करीब थे। असफर भी आ गए हैं। असफर भी सोए हुए थे। अच्छा। सो हेलुसिनेशंस क्या होती हैं कि when there is no external stimulus but people perceive something, ठीक है। So perception, when you perceive something without any external stimulus, यानी कि stimulus कोई नहीं है, and we have 147, वाह। अच्छा, रोजाना लेक्चर सुनता हूँ, कभी कुछ बोला भी करें ना, ताकि हमें पता चल जाए कि आप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है उमर। इसी तरह से जैसे अभी आपने यस लिखा है ना और नो लिखा है, तो उस तरह से कभी कभी लिख दिया करें, हर लेक्चर में एक आध चीज लिख दिया करें, ताकि हमें पता चल जाए। थैंक यू सो मच। Okay. So, when you perceive something without any external stimulus, then it is called hallucination. कोई आपको, कोई बंदा कोई नहीं खड़ा हुआ लेकिन आपको कोई नजर आ रहा है, तो that is a visual hallucination. ठीक है, इस तरह से ऑडिटरी होती है, कोई है, कोई आपको फील होता है कि मुझे कोई बातें कर रहा है मुझसे, टेक्टाइल, फिर इस किस्म की हेलुसिनेशंस हैं जो आपकी एक्चुअल रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, दिस इज हेलुसिनेशन, ठीक है। और क्या कहते हैं, हेलुसिनेशन इज abnormality of which thing? हेलुसिनेशन किस चीज की एबनॉर्मेलिटी है? थिंकिंग की एबनॉर्मेलिटी है, मेटाकॉग्निशन की एबनॉर्मेलिटी है, मेमोरी की एबनॉर्मेलिटी है, या फिर किसी और चीज की है? Hallucinations are abnormality of memory, thinking, personality, perception. Thank you so much, Anika and Shaista. So it is a abnormality of perception. और कौन सी abnormalities हैं perception की? एक तो हेलुसिनेशन हो गई कि जो आपने कहा है कि व्हेन यू परसीव समथिंग विदाउट एनी रियल स्टिमुलस, इल्यूजन्स, ठीक है, एंड डिल्यूजन्स, ठीक है। इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन क्या चीज है, इल्यूजन और डिल्यूजन? इल्यूजन विद इन स्टिमुलस होता है? इल्यूजन में स्टिमुलस होता है? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस। यस, स्टिमुलस इज प्रेजेंट,
ठीक है, इन रियलिटी स्टिमुलस प्रेजेंट है, लेकिन आप उसको गलत परसीव कर लेते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन। ठीक है, दिस इज इल्यूजन। और डिल्यूजन क्या चीज है? व्हाट इज डिल्यूजन? फॉल्स बिलीफ, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही है। जिसको आप वो नहीं कर सकते, जिसके साथ आप कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये एक फॉल्स बिलीव है, ओपिनियन है किसी का, ठीक है, जिसपे आप फिक्सेट हो जाते हैं। ठीक है, और आप उसको रियल फैक्ट्स के साथ भी कन्फ्रंट नहीं कर सकते। so something which is a fixed false belief, ठीक है, and which cannot be confronted with actual reality or actual facts। ठीक है, so that is a delusion। तो जाहिर बात है, अगेन ये परसेप्शन का ही मसला हो गया। ठीक है, तो जो चीज आपकी परसेप्शन, आपकी क्या कहते हैं, सेंसेशंस, आपकी जो परसेप्शन ऑफ रियलिटी को अफेक्ट करे, ठीक है, उसको क्लाउडी कर दे, ठीक है, उसको खराब कर दे, ठीक है, तो उन ड्रग्स को आप हेलुसिनोजेंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद और स्टिमुलेंट्स तो हमने बता दिया। स्टिमुलेंट्स कौन से हैं कि जो आपको अलर्ट कर देते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को अलर्ट कर देते हैं। जैसा कोकेन है, कैफीन है, जैसा हम कहते हैं जी चाय आप पी लें या आप कॉफी पी लें तो आपको नींद नहीं आती कुछ लोगों को, रीजन बीइंग कि जो उसके अंदर कैफीन होती है वो एक स्टिमुलेंट है। ठीक है, और कैफीन जो है आपको, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट कर देती है, और आपको जो आपकी जो हमने सोना था, तो जो सोने को आपको खत्म कर, वो कर देगी। ठीक है, आपको सोने नहीं देगी। कुछ लोगों के साथ ही है, सबके साथ नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा कोकेन जो है वो भी आपके ब्रेन स्टिमुलेंट है, निकोटीन ब्रेन स्टिमुलेंट है, और आपकी एम्फेटामिन जो है वो भी ब्रेन स्टिमुलेंट है। ठीक है, सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं कि जो लोग अब्यूज करते हैं। ठीक है, और इसके रीजंस भी डिफरेंट हैं। जैसे आप में से बहुत ने पहले ही बता दिया कि जी पेनफुल रियलिटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं, कुछ को वाकई ही कोई ना कोई पेनफुल कंडीशन होती है। ठीक है, तो उसके लिए वो फिर ढेर सारे नॉरकॉटिक्स या ओपियोइड्स लेते हैं। ठीक है, और हर वक्त सोए रहते हैं। ठीक है, इस तरह से जो थ्रिल सीकिंग बिहेवियर है उसमें भी आप लोग लेते हैं। फिर कई दफा आप सेक्सुअल प्लेयर के लिए या अपने स्टेमिना को इम्प्रूव करने के लिए भी आप इस किस्म की ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये कि कई दफा आप एक ऐसे जब लेवल पे होते हैं, जब आप यंग टीन एज लेवल पे हैं, तो कई दफा आप में अपने आइडियल फिगर्स को कॉपी करने के लिए भी ये लेते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कॉलेजेस, स्कूल्स के अंदर और यूनिवर्सिटीज के अंदर सबसे बड़ा पीयर प्रेशर होता है कि अगर आपके फ्रेंड्स जो हैं या आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो इस किस्म के काम में इन्वॉल्व है, तो क्योंकि यू नीड टू आइडेंटिफाई विद दैट ग्रुप ऑफ पीपल एंड यू हैव टू मूव आउट विद दैट ग्रुप ऑफ पीपल, सो पीयर प्रेशर में भी आपको जो है वो कई दफा आप जो चीज नहीं करना चाह रहे होते वो आप कर लेते हैं, क्योंकि लड़के या लड़कियां एक दूसरे को इस तरह से वो चैलेंज करते हैं कि फिर वो आपकी एक क्या कहते हैं, क्रेडिबिलिटी का एक मामला बन जाता है। ठीक है, और आप जो है फिर वो इज्जत की खातिर अपनी कि जी मैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आई कैन टेक द चैलेंज, आप वो काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीजन होता है लोग जब इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं शुरू के अंदर। सो आपको पता ही है सिगरेट स्मोकिंग जो है वो फैसल इज अवेक टू फाइनली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फैसल फॉर राइटिंग दिस। ओके, सो सिगरेट इन एक्शन। आपको पता है कि सिगरेट जो है इसके अंदर किस किस चीज से ये सिगरेट बना हुआ है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड है, मेथनॉल है, आर्सेनिक है, अमोनिया है, निकोटीन है, टोलुइन है, हेक्सामीन है। सो सारी ये ढेर सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनसे ये सिगरेट बनते हैं, और लोग बड़ी खुशी खुशी जो है इसको एंजॉय करके पीते हैं, ये नहीं सोचते कि जी इसके अंदर है क्या क्या। अच्छा, अब हीलिंग टाइम क्या है सिगरेट का? हीलिंग टाइम जो है वो अगर आप देखें कि यूजुअली जब आप सिगरेट्स की इसको क्विट करते हैं, ठीक है, तो 1 साल के अंदर अंदर आपका जो रिस्क है हार्ट डिजीज का वो 50% रिड्यूस हो जाता है। यानी कि जो नॉर्मल बंदे से अगर आपने इसको कंपेयर करना है तो 50% रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है 15 साल के बाद बिल्कुल एक नॉन स्मोकर की तरह हो जाता है।
जैसे नॉन स्मोकर में जितना हार्ट का डिजीज का रिस्क था वो उतना हो जाता है, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी जितनी जो जो काफ की जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स थी, जो दूसरे इश्यूज थे, ठीक है, जो जो थ्रोट कैंसर का रिस्क है आपका, एसोफेगस का, ब्लैडर कैंसर का है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप कर जाता है और वो नॉर्मल लेवल तक आ जाता है, ठीक है। सो अगर कोई कुछ हफ्तों के लिए भी छोड़ दे या कुछ महीनों के लिए भी छोड़ दे, तो उन कुछ उस टाइम पीरियड के अंदर वो देख सकते हैं कि उनका जो है वो जो जो बहुत कॉमन इश्यूज हैं, जैसे कॉफ का प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, ये सारी नॉर्मल चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये तो फौरन ही इनके ठीक होना शुरू हो जाते हैं जब आप इसको छोड़ते हैं, ठीक है। ओके, नाउ हाउ टू असेस द पीपल विद ड्रग अब्यूज। असेसमेंट कैसे करनी है ऐसे लोगों की, ठीक है। असेसमेंट के अंदर सबसे पहले आपने ड्रग टेकिंग बिहेवियर देखना है। अगर लेट्स से कि कोई बंदा आपके पास आया ही है, ठीक है, इसके बारे में बात करने के लिए, तो सबसे पहले ड्रग टेकिंग बिहेवियर देखना होता है कि आप जो भी वो ड्रग लेते हैं, वो नॉर्कोटिक्स लेते हैं, वो डिप्रेसेंट्स लेते हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट्स लेते हैं, हेलुसिनोजेंस लेते हैं, कौन सा भी ड्रग लेते हैं, तो ड्रग टेकिंग बिहेवियर, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग टेकिंग बिहेवियर क्या है, कब स्टार्ट किया, ड्रग टेकिंग बिहेवियर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो बता सकता है कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर आप उससे पूछ सकते हैं। जी फैसल बताएंगे। फरियाल ऑनसेट, व्हेन स्टार्टेड, बिल्कुल ठीक है। हाउ लॉन्ग यू बीन टेकिंग, ठीक है। इनिशियल एक्सपीरियंस क्या था, द रीजन ऑफ यूजिंग क्या था, फ्रीक्वेंसी क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हाउ मच डू यू टेक, बिल्कुल ठीक है। असफर, असफर आप भी कुछ बता सकते हैं, फैसल दोनों बता दें। हाउ मच यू इट कॉस्ट यू, ठीक है। पैसे कितने लगते हैं, इसके ऊपर आपके कभी छोड़ने की कोशिश की है, ठीक है। और हाउ मेनी डोजेस पर डे, नॉर्मल लाइफ में क्या इफेक्ट है इसका, बिल्कुल ठीक है। पैसे कहाँ से आते हैं, अफोर्डेबल और नॉट, ट्राई टू क्विट और नॉट, और अगर क्विट किया था तो फिर दोबारा कैसे शुरू किया, दोबारा क्यों शुरू कर दिया, ठीक है। कंपनी कैसी है आपकी, ठीक है। रूट ऑफ, ये सारी चीजें आपने जो है वो पूछनी है इसके अंदर। व्हेन, व्हाई स्टार्टेड, हाँ व्हाई स्टार्टेड। और अभी जो आपके पास बैठे हुए हैं, तो अभी क्या मोटिवेशन है उसकी यहाँ पे बैठने की और आपसे ये सारी बात करने की, कौन सी कंपनी की लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। फैमिली का रिएक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपने उससे पूछनी है। ओके, अब आपने उसका फिजिकल स्टेटस देखना है बॉडी का, कि उसकी उसको वैसे वो जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके ड्रग्स, जो ड्रग टेकिंग बिहेवियर है, उसने इसका क्या हशर कर दिया है। नॉर्मली ऐसे लोग जो होते हैं मैल नरिश्ड होते हैं, ठीक है। जो ड्रग अब्यूज करते हैं वो ना, वो कौन सा ड्रग ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो मैल नरिश्ड होते हैं क्योंकि उनकी भूख खत्म हो गई होती है। सो मैल नरिश्ड होंगे। अगर तो वो कोई सिरिंजेस यूज करता है तो वो निशान होंगे बॉडी पे। अगर वो अल्कोहल पीता है, आपने उसका डिफरेंट, डिपेंडिंग अपॉन कि उसने कौन सी ड्रग लेता है, ठीक है। अल्कोहलिक है तो उसका आप स्कैन कर सकते हैं, लिवर एंजाइम्स चेक कर सकते हैं कि क्या हालात हैं, ठीक है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एनीमिया चेक कर सकते हैं, उसका सीबीसी करवाएं, ये सारी चीजें करा के आप उसका फिजिकल स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सोशल स्टेटस क्या है उसका। सोशल, अगर तो मैरिड है तो रिलेशनशिप्स कैसे हैं, मैरिटल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, जॉब में है तो जॉब के साथ क्या हालात हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर वो ड्रग यूजर है तो एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस भी कुछ अच्छा नहीं होगा उसका, ठीक है। फैमिली, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, सोशल सपोर्ट, सोशलाइज कितना करता है, कंपनी कौन सी है उसकी, ठीक है। ये सारी चीजें आपने उसकी देखनी है। उसके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है इस वक्त, ठीक है। कोई फाइनेंसेस उसके कितने अफेक्ट हो रहे हैं उसके ड्रग टेकिंग बिहेवियर से। ऐसे लोग यूजुअली जो होते हैं फाइनेंशियली भी वो ब्रोक होते हैं, ठीक है। जॉब या अगर थी तो वो खत्म हो चुकी होती है, अगर फैमिली थी तो बीवी छोड़ के जा चुकी होती है, ठीक है। रिलेशनशिप्स भी खराब हो चुके होते हैं, तो ये सारी चीजें उनके साथ हो रही होती हैं, ठीक है। और अगर वो सिंगल है तो सिंगल अगर है तो तब भी वो या तो अगर वो जॉब भी नहीं करता तो फिर वो कहीं ना कहीं से पैसे चोरी करता होगा, कोई ना कोई ढूंढता होगा तरीका कि कहाँ से उसने ये अपना जो है वो ड्रग्स जो है वो खरीदनी है और उसके लिए पैसे कहाँ से आने हैं। मेंटल स्टेटस उसका देख लें, ये सारी चीजें आपने उसकी देख लेनी है। साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स भी देखें कि जी कोई साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, जैसे सबसे पहले डिप्रेशन।
हमने कहा कि जी पेनफुल रियलिटी से लोग भाग कर ही शुरू करते हैं अपनी ना, तो कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, कोई इस किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं है उसके अंदर या उसकी फैमिली में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसको ही हो तो उसने ये शुरू किया हो सकता है कि उसकी फैमिली में इस तरह की सिचुएशंस हो, ठीक है, कि जिसने उनको फोर्स किया हो कि वो ऐसी क्या कहते हैं ऐसे चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। तो उसके अंदर और उसकी फैमिली में साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री के बारे में जो है वो सारा एक्सप्लोर करें। एंड मोटिवेशन क्या क्विट करने की, क्या मोटिवेशन है, क्यों क्विट करना चाहते हैं अब, ठीक है, अब क्यों क्विट करना चाहते हैं, क्या सोचा उसने इस बारे में, क्या इतना कोई बड़ा जिंदगी में वाकया हो गया है, ठीक है, किसी की डेथ हो गई है, कोई छोड़ के चला गया है, क्या वो इस हद तक वो इस पे आ गया है कि नहीं अब मैंने इसको छोड़ देना है। सो मोटिवेशन भी आपने उसकी चेक करनी है कि अब उसकी क्या मोटिवेशन है छोड़ने की, ठीक है। ओके, टू क्विट द ड्रग टेकिंग बिहेवियर, ठीक है। अब मैनेजमेंट कैसे करनी है, सबसे पहले तो आपने इसमें जो फैमिली है उसको एजुकेट करना है, क्योंकि फैमिली जो होती है वो दूर भागती है ऐसे से और रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, अपने बच्चे को या अपनी सगाई पे वाइफ छोड़ के चली जाएगी, ये सारी जो लोग हैं। तो जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, उनको सबसे पहले अपने एजुकेट करना है, ठीक है, कि जी एक तो इसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस ड्रग को लेने के, और नंबर 2 उनको ये बताना है कि पेशेंट विल बी नीडिंग सपोर्ट, ठीक है। सो उसको रिजेक्ट करने की बजाय, उसको ब्लेम करने की बजाय या उसको अबैंडन करने की बजाय उसको सपोर्ट करें, ताकि उसके पास जो है वो इसको उसको क्या कहते हैं छोड़ने में मदद मिल सके, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, माँ बाप जो होते हैं बेटा है तो उसको बिल्कुल अबैंडन कर देंगे, ठीक है, या मैंने कहा कि जिस तरह की वाइफ छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। तो अगर तो वो वाकई अब क्या कहते हैं मोटिवेटेड है क्विट करने के लिए, तो उस टाइम पे जो है फिर फैमिली को आपको करने की जरूरत है, इतना एजुकेट के भाई उनकी मोटिवेशन, उनका भी सपोर्ट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है और उन्होंने उसको अबेंडन नहीं करना, ठीक है। कोमॉर्बिड जितने भी हैं उनको ट्रीट करने की कोशिश करें, कोई डेफिनेटली ऐसे बंदे के अंदर जो ड्रग अब्यूज करता है उसके अंदर अगर पहले कोमॉर्बिड्स नहीं थे तो अब आ गए होंगे आफ्टर ड्रग अब्यूज, ठीक है। अब उसके अंदर काफी कोमॉर्बिड्स हो सकते हैं, जिस तरह से अगर तो वो सिरिंजेस यूज करता है, ठीक है, तो सिरिंजेस यूज करने से कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लिवर डिसऑर्डर, अच्छा, और सिरिंज मार्क्स, रेस्पिरेटरी इश्यूज, नहीं अगर आप नीडल्स यूज करते हैं और वो भी स्पेशली अगर आप शेयर्ड नीडल्स यूज करते हैं तो फिर शेयरिंग करते हो HIV हो सकता है, ठीक है, एड्स हो सकती है, वही हेपेटाइटिस हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। सो ये आपने कोमॉर्बिड्स देखने हैं उसके अंदर ढूंढ लेने हैं, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट एब्सटिनेंस इज द अल्टीमेट एम बट इमीडिएट गोल में बी डोज और हार्म रिडक्शन इन सिलेक्टेड केसेस। सो अब हम तो यही चाहते हैं कि कंप्लीटली वो इस चीज को छोड़ दे, लेकिन अगर वो कंप्लीटली नहीं छोड़ पाता तो आपका इमीडिएट गोल क्या होना चाहिए कि आपने डोज क्यों या रिडक्शन करना है, या फिर आपने कोशिश करनी है कि उससे हार्म कम हो जाए, ठीक है। जैसे लेट्स से कि वो कहता है जी मैं कंप्लीटली नहीं छोड़ सकता, कंप्लीटली तो छोड़ेंगे तो वो तो आप उसको ऑब्वियसली रिवॉर्ड और पनिशमेंट और क्या कहते हैं वो एक लर्निंग की थ्योरी को माइंड में रखते हुए और विद द पैसेज ऑफ टाइम विड्रॉ कराएंगे और ड्रग को खत्म कराएंगे, ठीक है, स्लो टेपर ऑफ करते जाएंगे और साथ साथ उसके जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं उनको देखते जाएंगे और वहां पर उसको सपोर्ट भी देंगे। तो ये तो एक वो तो है, लेकिन लेट्स से कि अगर जो है वो मानता ही नहीं है कि नहीं मैं नहीं खत्म कर सकता इसको, तो फिर आपने क्या करना है कि आप उसको डोज रिडक्शन पे ला सकते हैं कि जी अच्छा लेट्स से तुम दिन में अगर 4 टीके लगाते हो या 10 टीके लगाते हो, ठीक है, तो तुम इसको 5 पे ले आओ, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कम कर दो, लगाओ जरूर लेकिन कम कर दो, ठीक है। हार्म रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, या अगर तो वो इंजेक्शन लगाता है तो कोशिश करें कि उसको फिर गाइड करें कि जी शेयर्ड नीडल्स ना यूज करो, डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस यूज कर लो, ठीक है, या मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही चेंज कर लो इसका, ठीक है, स्निफ करना शुरू कर दो, बाय माउथ लेना शुरू कर दो तुम, क्योंकि इसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने देखनी है कि क्या कहते हैं किस चीज से आप उसको जो उसको हार्म हो रहा है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है।
स्किन लीजन्स हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जब भी आपके पास कोई ड्रग अब्यूज़ का केस आता है, तो एक तो जजमेंटल नहीं होना और दूसरा फैमिली को एजुकेट करना है, ठीक है? और तीसरा ये है कि आपने जो कोमॉर्बिड्स को ट्रीट करते हुए उसकी स्पेसिफिक काउंसलिंग करनी है, ठीक है? सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। Um, how much time do we have left? No time left. Oh. ठीक है जी। चलें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे और कोई नेक्स्ट चीज़ जो आप कहेंगे वो हम कर लेंगे। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।